अगर किसी शहर के सबसे खतरनाक डॉन की बीवी के साथ दो मामूली लड़के ऐसी दरिंदगी कर जाएं जो इंसानियत की हर हद पार कर दे, तो क्या होगा? वो लड़की चीखती रही, रोती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उसकी मजबूरी का न सिर्फ मजाक उड़ाया, बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। कानून तक बात पहुंचने से पहले ही डॉन के कानों तक यह जुल्म पहुंच चुका था। और बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें खून पानी की तरह बहता है, और यकीन मानो इसमें इंसाफ भी उसी अंदाज में मिलता है। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं सिनेमा औरा। और अब बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी का खौफनाक सफर। कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों से, डॉन और सिजू। ये दोनों एक गैराज में काम करते हैं जिसका मालिक है पॉल भाई। लेकिन उस दिन दोनों छुट्टी पर थे और घूमने का प्लान बनाकर गैराज से निकलने ही वाले थे कि तभी एक लड़का पंचर बनवाने आ जाता है। पॉल भाई कहते हैं पंचर बना दो फिर चले जाना, लेकिन डॉन और सिजू साफ मना कर देते हैं। आज छुट्टी है, काम नहीं करेंगे। दोनों हेलमेट पहनकर बाइक पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मार्केट में सिजू की गर्लफ्रेंड गौरी उसका इंतजार कर रही थी। वो बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन सिजू फोन नहीं उठा रहा था। वहीं मार्केट में एक और बंदा आता है, सुरेश। उसका झगड़ा चल रहा था जोशी नाम के शख्स से जमीन को लेकर। सुरेश किसी हाल में अपनी जमीन जोशी को नहीं देना चाहता था। तभी डॉन और सिजू उसका रास्ता रोक लेते हैं। सिजू कहता है, भाई जोशी को जमीन दे दो ना, बेवजह लड़ाई क्यों कर रहे हो? सुरेश उन्हें बच्चा समझकर इग्नोर करता है और जाने लगता है, लेकिन तभी सिजू उसे एटीएम के अंदर खींच लेता है। डॉन बाहर खड़ा होकर छाता खोल लेता है ताकि कोई अंदर देख ना सके, और अंदर सिजू सुरेश को मार देता है। फिर डॉन उसे पानी देता है और सिजू हाथ धोकर बाहर आ जाता है। एटीएम महीनों से बंद पड़ा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। फिर दोनों पास की एक दुकान में चले जाते हैं जहां उद्घाटन का प्रोग्राम चल रहा था। अब एंट्री होती है गिरी की, जो अपनी वाइफ गौरी के साथ मंदिर से लौट रहा था। उसे कॉल आता है जयराज का, जिसने दुकान के उद्घाटन के लिए आर्टिस्ट्स बुलाए थे, लेकिन अब दुकान वाला पैसे कम दे रहा था। गिरी दुकान में पहुंचता है, अपनी जेब से पैसे निकालकर जयराज को देता है। फिर मालिक को एक थप्पड़ जड़ता है और कहता है, पहले पता कर लेता कि मैं कौन हूं, फिर पैसे रोकता। शाम तक पूरे पैसे भिजवाना। मालिक डर के मारे तुरंत पैसे लौटा देता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था गिरी कौन है। असल में गिरी, उसका कजिन साजी और उनके दोस्त डेवी और कुर्वे, ये चारों कॉलेज टाइम के यार थे। एक साथ पढ़े, एक साथ गुंडागर्दी की। कॉलेज के बाद डेवी ने वहीं की एक लड़की से शादी कर ली। कुर्वे ने गिरी की बहन कार्तिका से शादी की। गिरी, साजी, डेवी और कुर्वे अब सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं। हालांकि अब सिर्फ डेवी ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक्टिव है। उसकी गैंग में 400 से ज्यादा लड़के हैं, लेकिन अब वो बिना वजह किसी से उलझते नहीं। अब अगर कोई उन्हें छेड़ता है तो फिर वो भी उसे छोड़ते नहीं। त्रिशूर शहर में गिरी का नाम ही काफी है लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए। आज गिरी की बहन कार्तिका का बर्थडे है। गिरी अपनी वाइफ गौरी के साथ उससे मिलने आता है। घर में बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही होती हैं। वहीं हमें गिरी की कजिन कल्याणी भी दिखती है, जो अब एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है। घर में सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ डॉन और सिजू वापस उसी एटीएम के पास लौटते हैं। अब एटीएम के दरवाजे से खून बह रहा था और ये देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। भीड़ जुटने लगती है। एक आदमी एटीएम का दरवाजा खोलता है और अंदर सुरेश की लाश पड़ी होती है। ठीक उसी समय गौरी भी वहां पहुंचती है। सिजू फौरन उस पर एक्टिंग करता है, बाबू मैं तो बस तुमसे मिलने ही आ रहा था, तभी ये सब देख लिया। कुछ देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। डॉन और सिजू पुलिस से कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ही बॉडी देखी थी। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाकर स्टेटमेंट भी देते हैं। गौरी भी साथ जाती है। सिजू कहता है, मैं तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, तभी ये सब देखा। कमिश्नर उन्हें चेतावनी देता है, जब तक रिपोर्ट फाइल ना हो तुम दोनों शहर से बाहर नहीं जाओगे। इधर मार्केट में मर्डर की खबर सुनते ही साजी और गिरी भी चौंक जाते हैं। वो सुरेश को पहले से जानते थे। साजी फौरन डेवी को कॉल करता है। डेवी उस समय एक सेटलमेंट मीटिंग के लिए जा रहा था। साजी पूछता है, क्या सुरेश के मर्डर में हमारे किसी लड़के का हाथ है? डेवी कहता है, मैंने चेक किया, हमारे किसी भी आदमी का इसमें नाम नहीं है। कोई नया बंदा लगता है, मैं पता करता हूँ। शाम को गौरी सुपरमार्केट जाती है और गिरी को भी वहां बुला लेती है। सुपरमार्केट के बाहर वही डॉन और सिजू खड़े होते हैं। गौरी को देखते ही सिजू की नीयत फिर से बिगड़ जाती है। वो दोनों उसके पीछे पीछे मार्केट में घुस जाते हैं। सिजू मौके का फायदा उठाकर गौरी को छूने की कोशिश करता है। गौरी फौरन चिल्लाती है तो सिजू बहाना बनाकर माफी मांगता है और वहां से निकलने की एक्टिंग करता है, लेकिन गौरी की आंखों में डर और गुस्सा साफ नजर आता है। तभी गिरी वहां पहुंचता है और गौरी की हालत देखकर बिना कुछ पूछे सब समझ जाता है। गौरी भी अब चुप नहीं रहती, वो गिरी को पूरी सच्चाई बता देती है। गिरी गुस्से में उबल रहा था और जैसे ही उसने डॉन और सिजू को देखा, वो उन दोनों की जमकर धुनाई कर देता है। इसके बाद वो गौरी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। शाम को सब लोग कार्तिका की बर्थडे पार्टी में शामिल होते हैं। माहौल फिर से थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। सुबह सभी लोग सुरेश के फ्यूनरल में जाते हैं। वहीं गिरी की नजर जोशी पर पड़ती है, वही आदमी जिसका जमीन को लेकर सुरेश से झगड़ा था। डेवी जोशी को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है और सीधा सवाल करता है, साफ साफ बता दे, अगर तू शामिल था सुरेश के मर्डर में तो अब तेरा बचना नामुमकिन है। जोशी कहता है, मेरा और सुरेश का जमीन को लेकर झगड़ा जरूर था, लेकिन मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। डेवी उसे आखिरी चेतावनी देता है, हम सिर्फ पुलिस नहीं, खुद भी अपने तरीके से कातिलों को ढूंढ रहे हैं। अगर तू शामिल निकला तो अंजाम बुरा होगा। इधर कल गिरी से पिटने के बाद डॉन और सिजू इस वक्त सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं।
उनसे मिलने दो नए लड़के आते हैं। ये सुरेश के भाई के बेटे हैं। सामने से खुलासा होता है कि असल में इन्हीं दोनों ने सुरेश की सुपारी दी थी प्रॉपर्टी को लेकर। वो दोनों डॉन और सिजू को उनके काम के बदले एक मोटी रकम देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सिजू अब भी गुस्से में है। वो डॉन से कहता है, भाई कल जो हुआ ना, मैं उसे नहीं भूल सकता। अब मेरा बदला बाकी है। डॉन भी तैयार हो जाता है। फिर दोनों अस्पताल से बाहर निकलते हैं और गिरी के घर के आसपास मंडराने लगते हैं। पता चलता है कि गौरी घर में अकेली है। डॉन और सिजू चुपके से अंदर घुस जाते हैं, नौकरानी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वो गौरी के पास पहुंचते हैं। गौरी उन्हें देखकर डर से कांप उठती है। वो दोनों उसे पकड़कर बांध देते हैं। डॉन मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगता है। सिजू उसका शोषण करता है, उसका सम्मान तार तार करता है और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद गिरी के घर में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गौरी गहरे सदमे में होती है। गिरी की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन साथ ही उसकी नजरों में अब खून उतर आया है। उसकी मां बस एक बात कहती है, जो भी हुआ उसे भूल जा बेटा, लेकिन अगर वो दोनों फिर सामने आए तो उन्हें जिंदा मत छोड़ना। घर के सीसीटीवी कैमरों में डॉन और सिजू का चेहरा रिकॉर्ड हो चुका था। डेवी फौरन अपनी पूरी गैंग को अलर्ट करता है। हर बंदे को उन दोनों की फोटो भेजी जाती है। अब मिशन है उन्हें ढूंढ निकालना हर हाल में। लेकिन डॉन और सिजू को जरा भी डर नहीं है। वो खुलेआम पूरे शहर में घूम रहे हैं जैसे उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। कल्याणी आईपीएस भी मीटिंग में मौजूद होती है। कमिश्नर कहता है, मुझे पता है कि गिरी केस दर्ज नहीं करेगा, वो अपने तरीके से निपटेगा, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, उसे समझाओ कि केस दर्ज करे ताकि हम उन्हें कानून के हिसाब से पकड़ें। उधर एक पुलिस अफसर डेवी को खबर देता है, एटीएम में हुआ मर्डर भी उन्हीं दो लड़कों ने किया था। अब डेवी लोग के साथ साथ पुलिस भी डॉन और सिजू की तलाश में जुट चुकी है। इसी बीच डेवी का एक आदमी बताता है कि ये दोनों पहले पॉल भाई के गैराज में काम करते थे। डेवी फौरन पॉल को बुलाता है। पॉल कहता है, मुझे नहीं पता कि अब ये दोनों कहां हैं, लेकिन मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। हो सकता है ये जानबूझकर तुम्हारे साथ पंगा ले रहे हों ताकि नाम बना सके। डेवी को अब सिजू के घर वालों की जानकारी भी मिल जाती है। वो अपने आदमियों को लेकर सीधा सिजू के घर पहुंचता है और उसके पिता को उठवा लेता है। दूसरी ओर डॉन और सिजू एक सुनसान खंडहर जैसे घर में छिपे हुए होते हैं। सिजू गौरी के साथ था, लेकिन तभी उसका फोन बार बार बजने लगता है। कॉल आ रहा था सुरेश के भाई के लड़कों का। अब उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। सिजू गौरी को अधूरा छोड़कर डॉन को साथ लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद डेवी के आदमी उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां से गौरी को भी उठा ले जाते हैं। डेवी एक एक करके सिजू के सभी करीबियों को पकड़ रहा था। सिजू इन सब बातों से अब तक बेखबर था। वो और डॉन एक नया सिम और फोन खरीदते हैं ताकि ट्रैक न हो सके। इसके बाद सिजू अपने पापा को कॉल करता है, लेकिन उधर से आवाज आती है डेवी की। डेवी फोन पर धमकी देता है, अगर सरेंडर नहीं किया तो तेरे बाप को मार दूंगा। सिजू फोन काट देता है, लेकिन अब भी डरता नहीं। रात का वक्त डेवी आराम से अपने घर में सो रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता मौत उसके ही घर में दाखिल हो चुकी है। डॉन और सिजू चुपचाप अंदर घुसते हैं, उसके आदमियों को चुपचाप खत्म करते हैं, फिर सीधे डेवी के कमरे में पहुंचकर उसे बिस्तर पर बांध देते हैं। डेवी की आंखें खुलती हैं और सामने खड़े हैं वही दो लड़के जिनकी उसने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सिजू कहता है, अगर मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझसे निपटता, मेरे बाप को बीच में क्यों लाया। इसके बाद वो दोनों डेवी की ही गन से उसे गोली मार देते हैं। डेवी की कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। डेवी की मौत की खबर से पूरे शहर में भूचाल आ जाता है। गिरी, साजी, पुलिस सब उसके घर पहुंचते हैं। डेवी की लाश देखकर गिरी की आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। गिरी वापस अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में वो गाड़ी रोकता है, बाहर आता है, तभी कहीं से एक गोली आकर उसके कंधे में लगती है। डॉन और सिजू अब खुलेआम गिरी पर हमला कर रहे हैं। गिरी अपने कंधे पर गोली लगने के बावजूद हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी अपनी गन निकालता है और डॉन सिजू की तरफ गोलियां चलाता है, लेकिन दोनों बाइक पर भाग निकलते हैं। गिरी भी पीछा करता है तेज रफ्तार से। एक पुल के पास गिरी उनकी बाइक के आगे अपनी गाड़ी रोक देता है। बाइक गाड़ी से टकराती है और दोनों नीचे नदी में गिर जाते हैं। गिरी फिर खुद हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाता है। उधर पुलिस और डेवी के आदमी मिलकर नदी में उन दोनों की लाशें तलाशते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और दोनों के कोई निशान नहीं मिलते। गिरी की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं है। इधर कुर्वे सिजू के मोहल्ले वालों के साथ सेटिंग कर चुका था। उन्हें पैसे देता कि अगर वो वापस आए तो फौरन हमें बताओ। एक दिन कुर्वे सिजू के घर से लौट रहा होता है, तभी सामने से डॉन और सिजू आ जाते हैं। सिजू मुस्कुराकर कहता है, क्यों पुराने जमाने की हरकतें कर रहे हो भाई, अगर खुद ढूंढ लेते तो हम पहले ही मिल जाते। इसके बाद दोनों मिलकर कुर्वे को बुरी तरह मारते हैं और उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। कुर्वे के मोबाइल से गिरी को कॉल करते हैं और कहते हैं, हम जिंदा हैं और अब असली खेल शुरू होगा। गिरी तुरंत सिजू के घर की ओर दौड़ता है। रास्ते में उसे कुर्वे की गाड़ी मिलती है जिसमें वो बुरी हालत में बंद होता है। गिरी उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है। पुलिस भी सिक्योरिटी के लिए वहां मौजूद रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि कुर्वे अब खतरे से बाहर है। गिरी की मां सभी को घर भेज देती है और खुद आईसीयू में कुर्वे से मिलने लिफ्ट से जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था लिफ्ट में उनके पीछे डॉन और सिजू नकाब पहनकर खड़े हैं। वो पूछते हैं, आप गिरी की मां है ना, और फिर दोनों उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें घायल करके चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर गिरी को फिर से कॉल करते हैं और सीधा चैलेंज देते हैं, लेकिन तभी गिरी के एक आदमी का कॉल आता है,
मां की हालत अब ठीक है और डॉन सिजू ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। गिरी फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां दोनों उसे देखकर मुस्कुराते हैं और चिढ़ाते हैं। तभी कमिश्नर भी आता है और कहता है, गिरी, कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं इन दोनों का ऐसा केस बनाऊंगा कि ये जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएंगे। गिरी अब समझ चुका था, इन दोनों ने सिर्फ जेल में छिपने के लिए सरेंडर किया है। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। कोर्ट के बाहर भी माहौल बेहद तनावपूर्ण था। गिरी के आदमी भी तैयार खड़े थे, बस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी कहीं से दो गोलियां चलती हैं। डॉन और सिजू दोनों को एक एक गोली लगती है और पूरे कोर्ट में भगदड़ मच जाती है। पुलिस उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। इलाज शुरू होता है, लेकिन बाहर गिरी के आदमी अब भी गुस्से में प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस उन्हें कंट्रोल करने में लगी हुई थी। तभी एक एम्बुलेंस फुल स्पीड में हॉस्पिटल की पार्किंग में घुसती है और खड़ी गाड़ियों से टकरा जाती है। इस हंगामे का फायदा उठाकर जब कमिश्नर वापस कमरे में जाता है तो वहां डॉन और सिजू गायब होते हैं। पुलिस पूरे शहर में दोनों की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गिरी ने ही उन दोनों को पहले ही उठा लिया था। गिरी उन्हें एक प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री में लेकर आता है। दोनों को बुरी तरह बांध देता है, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी डर नहीं था, सिर्फ हंसी। सिजू कहता है, गिरी भाई, हमें तो लगा था आप फांसी पर लटकाओगे, आपने तो बस उल्टा टांग दिया। गिरी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था एक अलग ही प्लान। और फिर एक जोरदार धमाका होता है। डॉन की बॉडी हवा में उड़ जाती है। पहली बार सिजू की आंखों में डर साफ नजर आता है। वो गिरी के सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन गिरी दूसरे धमाके के साथ सिजू को भी खत्म कर देता है।